आप देख रहे हैं फिलो स्टडी। अब सफलता हुई निश्चित। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं फिलो स्टडी की इस एनसीईआरटी श्रृंखला में। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे, उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा इस श्रृंखला। तो आज हम लोग इस एनसीईआरटी श्रृंखला में क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 को देखेंगे और इसको पूरी कंसेप्ट और एक्सप्लेन के साथ कंप्लीट करेंगे। और एक बात और ध्यान रखें, इससे पहले की वीडियो जो भी है क्लास 3 यानी चैप्टर 3, चैप्टर 2, चैप्टर 1, इस सब का वीडियो आपका प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख लें। और एक बात बिल्कुल और ध्यान रखें कि ये चैप्टर का ये तो थ्योरी तो है, और थ्योरी के साथ आपको इसका एमसीक्यू इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप जाके इसका एमसीक्यू भी लगा लें। जब आप थ्योरी या प्लस में एमसीक्यू अगर लगा लेते हैं तो आपका तैयारी और जोरदार हो जाती है और आपको समझने और क्वेश्चन बनाने की शैली एक अच्छा ही बन जाता है। तो आइए हम लोग इस चैप्टर में जो है क्लास 6 का एनसीईआरटी का। और एक बात और ध्यान रखिएगा, डेली का करंट अफेयर चल रहा है इसी चैनल पर, इसको आप डेली ही देखा करें। ये आपके एग्जाम हॉल में 1-2 नंबर ज़्यादा गेन करने में सहायक होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग चैप्टर नंबर अपने 4 की तरफ आते हैं। जो चैप्टर नंबर 4 है वो है आरंभिक नगर। इस चैप्टर में क्या है तो देखिए, इसमें है जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तरफ देखकर तारीफ कर रहे थे। इसका मतलब इसमें एक जो पॉइंट है, पुराने भवन और संरक्षण। ठीक है, यानी पुराने भवन का मतलब जो ओल्ड हो, और भवन का मतलब जो घर हो, और संरक्षण का मतलब जिसको संरक्षित किया गया, उन्हें बचा के रखा गया हो, बचा हुआ हो, यानी बचा हुआ। तो पुराना यानी पुराना घर जो बचा हुआ उसी को कहता है पुराने भवन का संरक्षण। बचा हुआ बचाने की चीज को हम संरक्षण कहते हैं। तो इसमें जसपाल और हरप्रीत तो दोनों बात कर रहे थे, उसके घर के आसपास या उसके कोई मोहल्ले में एक खंडहर घर होगा जिसे गली के बच्चे भुतहा घर कहा करते थे। यानी लोग इसको भुतहा घर कहते थे, जो खंडहर घर था। खंडहर का मतलब पुराना घर, टूटा फूटा। एक ने कहा, लेकिन उन्होंने कुछ देख रहा था, गली में कुछ व्यक्ति थे जो देख रहे थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी खूबसूरत यानी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। ठीक है, तो यह सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से इतना लगाव क्यों हो सकता है किसी को। तो बात अब समझने की कोशिश कीजिए कि ये दोनों बच्चे के घर के आसपास एक घर था जहाँ ये खेला करते थे। ये लोग इसको भूतिया घर या भूतहा घर कहा करते थे। एक्चुअली ये भूतहा घर नहीं, ये पुराना कोई घर था जो खंडहर हो चुका था। खंडहर का मतलब टूट फूट गया था। कुछ लोग इसको देखने आया था, लोग बोला था क्या इस पे नक्शा बना है, बहुत सुंदर लग रहा है, इसका नक्शा लकड़ी का बना हुआ है। तो उसी के बारे में ये लोग सोचने लगा कि ऐसा इस घर में क्या है, इस पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है, ये दोनों सोचने लगा। तो यही बात को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हड़प्पा अभी एंट्री करने वाला है। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं हड़प्पा की कहानी। पिछले क्लास में हड़प्पा की कुछ बातें चल गई थी, क्लास 3 में, चैप्टर 3 में। आप उसको देख लीजिएगा बिल्कुल, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती हैं। जितने भी पुराने पुराने भवन होते हैं वो अपना कहानी बताते हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, यानी कितना साल पहले, 150 साल पहले पंजाब में कोई रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियर को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला। क्या मिला? पुराना स्थल। यानी पंजाब में कुछ ईंटें जुटाई जा रही थी, तो यहीं पर एक स्थल मिला जिसका नाम क्या था? हड़प्पा, है ना। एक हड़प्पा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। ये कहाँ है अभी वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में कहाँ है? तब प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में हड़प्पा है। ठीक है, वर्तमान टाइम में। उन्होंने सोचा कि ये ऐसा खंडहर है जहाँ से ईंट मिलेगी, मतलब जो लोग वहाँ पर रेलवे लाइन बिछा रहे थे, रेलवे लाइन बिछ रही थी, मतलब रेलवे लाइन जो बिछ रही थी वहाँ पर उन्होंने सोचा कि ये खंडहर है, यहाँ से ईंट मिल जाएगा और यहाँ से अपना काम चल जाएगा। यह सोचकर हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ लिए गए। ये लोग सोचा कि ईंट मिल गया, रेलवे लाइन बिछ जाएगा, तो वहाँ से हजारों ईंट को क्या किया गया? उखाड़ लिया गया, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। उसी ईंट से, जो हड़प्पा का खंडहर था उस ईंट से रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। इसका मतलब जो इमारत ईंट से बनी हुई थी, ये बहुत सारे ईंट निकालने की वजह से बहुत सारे इमारतें यानी भवन वहाँ पर बना हुआ था, उस सब के सब नष्ट हो गया इस ईंट निकालने की वजह से। ठीक है, उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। कितना साल? उसके बाद, जब रेलवे बिछाई गई उसके बाद ढूंढा गया, 80 साल बाद। ठीक है, और तब पता चला कि ये खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से है, एक है। जब इसको 80 साल बाद जब ये रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था तब तो पता नहीं चला, लेकिन बाद में अगेन 80 साल बाद
80 साल बाद इसको फिर से जब ये मिला तो पता चला कि पूरे उपमहाद्वीप में सबसे पुराने स्थलों में से एक स्थल हड़प्पा है। ठीक है, तो चूंकि इस नगर की खोज पहले हुई थी, इस नगर की खोज पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। जो हड़प्पा हड़प्पा को ईंट के द्वारा बहुत सारे स्थल को वहां पर खराब कर दिया गया था, यानी भवन को। लेकिन जब बाद में हड़प्पा के अलावा और अन्य कोई स्थल मिला, जब अन्य स्थल जब प्राप्त हुआ तो इस स्थल को हड़प्पा स्थल के नाम से ही जाना गया। किस स्थल के नाम से? हड़प्पा स्थल के नाम से, क्योंकि सबसे पहले यही मिला था, सबसे पहले यही मिला था। तो पहले मिलने की वजह से उसके नाम से सारे स्थलों का नाम हड़प्पा स्थल पड़ा। ठीक है, सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है। और रखना यह है कि इसका निर्माण, यानी जो हड़प्पा शहर है उसका निर्माण लगभग 4700 साल पहले ही हुआ था। कितना साल पहले? 47, यानी 4700 साल पहले हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट में ये देखते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके लिए कि प्रायः पुरानी इमारतें तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, पुराना इमारत को तोड़ दिया जाता है, फिर नया घर बनाया जाता है। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? क्या आपको लगता है कि पुराने जो इमारत है या घर है उसको सुरक्षित रखना चाहिए? आप इस पर कुछ क्वेश्चन का आप इस पर कुछ लाइनें लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं इस पॉइंट में। इन नगरों की विशेषता क्या थी? तो सबसे पहली बात यह है कि इन नगरों की विशेषता क्या थी। तो इन नगरों में से कई को दो या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित कर दिया गया। क्या किया गया? विभाजित किया गया। तथा प्राय पश्चिम भाग छोटा था। पश्चिम भाग कैसा था? छोटा, लेकिन ऊंचाई पर था। पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था। और पूर्वी भाग का हिस्सा जो है बड़ा था, लेकिन ये निचले इलाके में था। इस बात को समझिए थोड़ा सा। इसका मतलब एक ऐसे स्थल है, ये पश्चिम की तरफ है और ये पूरब की तरफ है। तो ये कह रहा है कि पश्चिम का हिस्सा थोड़ा सा ऊपर था। पश्चिम का हिस्सा क्या था? थोड़ा सा ऊपर था। और पूरब का हिस्सा थोड़ा सा नीचे था। और जो ऊपर था ये इसका हिस्सा छोटा था, जबकि जो नीचे था इसका हिस्सा क्या था? बड़ा था। तो इसका मतलब हड़प्पा के जो पूरब वाले हिस्से थे वो बड़ा थे, यानी क्षेत्र में, जबकि पश्चिम वाले हिस्से थे वो क्षेत्र में कैसा थे? छोटे थे। लेकिन बात करेंगे इसको तो ये पश्चिम वाला ऊपर में था, ऊपर का मतलब ऊंचाई पर था, जबकि पूरब वाला निचले स्तर में था, नीचे की तरफ था। तो ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। जो ऊंचाई वाला भाग था, ऊंचाई कौन था ये बताइए? ये वाला ऊंचा वाला भाग था, ये पश्चिम वाला ऊंचा वाला भाग था, इसी को लोग नगर दुर्ग कहा। नगर दुर्ग, जो कि छोटा था, एरिया कैसा था वहां का? छोटा था। जबकि निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया। जबकि निचले हिस्सा को क्या कहा गया? निचला नगर कहा गया। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई गई थी। सबसे आश्चर्य की बात है कि आज से 4700 साल पहले लोग पक्की ईंटों का घर बनाए थे। यानी कहने का मतलब ये पश्चिम की बात हो या पूरब की बात हो, ये दोनों के दोनों कैसा बनाया गया था? तो पक्की ईंट से बना था घर। इस समय का घर कैसा बना था? पक्की ईंट से। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। कह रहा है कि इसकी ईंट इतनी अच्छी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही है। आज भी कहीं कहीं देखा जा सकता है कि उसकी दीवारें मिल सकती है। तो आप याद रखिएगा, ईंट कितनी मतलब मजबूत बनाई होगी उस समय के लोगों ने। तो ईंट इतनी मजबूत होगी कि आज भी इस ईंट का अवशेष बचा हुआ है। ठीक है, दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई का मतलब उसको पेंट करना इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। यानी उसका पेंटिंग करना, या जैसे ईंट हो गया, ईंट के ऊपर लेयर लगाना, इस तरह से अच्छे से करते थे ताकि उसका जो मजबूती और बढ़ जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। यहाँ पर कह रहा है कि कुछ नगरों के नगर दुर्ग हमने बताया था अभी। पिछले हिस्से को नगर दुर्ग कहते हैं, यहाँ लिखे हुए हम। नगर दुर्ग किसको कहते हैं? तो पिछले हिस्से को मतलब पीछे लगा पश्चिम वाले हिस्से को नगर दुर्ग कहते थे, जो क्षेत्र कैसा था? छोटा था और ऊंचाई पे था। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखा कीजिए। जब भी ये सब वर्ड आए तो आप पता कीजिए कि कहाँ पढ़े थे। कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में, यानी पश्चिम वाले हिस्सों में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदाड़ो में खास तालाब बनाया गया था। एक मोहनजोदाड़ो स्थल था। ठीक है, हड़प्पा स्थल में ही एक जगह है। मतलब हड़प्पा स्थल में नहीं, हड़प्पा स्थल पता है ना क्यों नाम पड़ा? इसलिए क्योंकि वो पहली बार खोज हुआ हड़प्पा का। इसलिए जितने भी स्थल पाए गए उस स्थल को हड़प्पा स्थल के नाम से जाना जाता है, जिसमें से एक नाम है मोहनजोदाड़ो। ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो में एक खास तालाब मिला है। क्या मिला है? तालाब। आगे पढ़ेंगे, इस तालाब को स्विमिंग पूल भी कहा जाता है उस समय का। तो ये बात सारी की सारी कहानी हुई। नेक्स्ट आइए इसमें देखते हैं कि मिसाल के तौर पर मोहनजोदाड़ो में खास तालाब मिला है। ठीक है, इस खास तालाब में देखें जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार यानी ग्रेट स्नानागार कहा है, ग्रेट स्विमिंग कहा है।
इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का प्रयोग किया गया था। आश्चर्य की बात है कि उस समय एक तालाब बनाया गया जिसमें प्रयोग करने की बात करेंगे तो ईंट का भी प्रयोग हुआ है और प्रयोग करेंगे तो इसमें सोचिए प्लास्टर का प्रयोग हुआ है। 4700 बात की बात कर रहा है, किसका प्रयोग हुआ? प्लास्टर का और ईंट का प्रयोग हुआ है इस तालाब में। इसको हम बोलते हैं महान स्नानागार। महान स्नानागार जहाँ पर लोग नहाते होंगे, स्नानागार सोचिए। ठीक है, अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट। इसमें पानी के रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। वाह क्या बात है। यानी पानी को रिसाव, रिसाव का मतलब ताकि पानी चला ना जाए, बह ना जाए, उसको रोकने के लिए किसका पॉइंट बनाया गया था? चारकोल का। चारकोल का मतलब आप जानते हैं अलकतरा को कह सकते हैं चारकोल। इस टाइप से एक लेयर बनाया गया था ताकि पानी का रिसाव रुक सके। इस सरोवर में, सरोवर का मतलब वही स्विमिंग पूल में जिसको हम कह रहे हैं महान स्नानागार में, दो तरह से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। क्या बात है। जैसे आज के डेट में आप स्विमिंग पूल देख रहे हैं तो इसमें उतरने के लिए एक मान लीजिए इस साइड से सीढ़ियां बनाया गया हो, एक इस साइड से सीढ़ियां बनाया गया हो, दो तरह से सीढ़ियां बनाई गई ताकि इधर से भी लोग उतर पाए और इधर से लोग उतर पाए उस स्विमिंग पूल में। ठीक है, और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। वाह, ये देखिए इसमें चारों तरफ कमरे बनाए गए थे। यहाँ भी एक कमरा, यहाँ भी एक कमरा, यहाँ भी एक कमरा और यहाँ भी एक कमरा। ठीक है, इस टाइप से कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। जब स्विमिंग पूल है, स्नानागार है, स्नान करने के लिए तो उसमें पानी चाहिए ही चाहिए। तो पानी कहाँ से निकलता था? तो कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। जब लोग इस स्नानागार को उपयोग कर लेते थे तो इसको पूर्णतः खाली कर देते थे। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसर पर स्नान किया करते थे। पुरातत्वविदों ने ऐसा सोचा है कि ऐसा लगता है कि इसमें स्नान करने वाला व्यक्ति विशिष्ट होता था। विशिष्ट मतलब एक प्रधान व्यक्ति जिसको हम कह सकते हैं कि उस समय का अपने आप में जो बड़े लोग होंगे वो विशिष्ट व्यक्ति। ठीक है, तो विशिष्ट व्यक्ति ही लगभग यहाँ पर स्नान करता होगा। अब प्लस में विशिष्ट त्यौहार पर, यानी कोई कोई ऐसा अवसर होता होगा जिस पे लोग यहाँ पर स्नान करते होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए छठ पूजा जैसे हम लोग मनाते हैं उस टाइप पे देखते हैं स्विमिंग पूल के जैसा हम लोग अपने घर पे या छत पे कहीं भी बना लेते हैं, या गंगा पास में है तो गंगा जी में चले गए, या कोई नदी है वहाँ चले गए। इस टाइप से विशिष्ट अवसर पर भी उसका यूज किया जा सकता होगा नहाने के लिए, ऐसा लोगों ने सोचा है। तो ये है मोहनजोदाड़ो से क्या पाया गया? महान स्नानागार। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं और पॉइंट को। कालीबंगा और लोथल। यहाँ पर क्या है? तो कालीबंगा और एक लोथल है, ये भी दोनों स्थल है। इस स्थल को भी हम हड़प्पा स्थल ही बोले। ठीक है, जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। क्या मिले हैं? अग्निकुंड, जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। लोगों ने सोचा कि लगभग यहाँ पर यज्ञ किया जाता होगा। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट देख लीजिए। कालीबंगा में, कालीबंगा में क्या मिला? प्लस लोथल में, कालीबंगा और लोथल में क्या मिला है आपको? अग्निकुंड मिला है। अग्निकुंड, अग्निकुंड मिला है। ठीक है, तो इस अग्निकुंड में याद रखिएगा कालीबंगा और लोथल से मिला है। जबकि हड़प्पा प्लस मोहनजोदड़ो प्लस लोथल से क्या मिला है आपको? भंडारगिरी मिला है। भंडारगिरी का मतलब क्या होता है? जहां पर भंडार किया जाता हो किसी चीज का, ऐसा घर, गृह का मतलब घर और भंडार का मतलब स्टोर करना। ऐसा घर जिसमें स्टोर किया जाता है उसको भंडारगिरी। कहाँ कहाँ से? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल से। कालीबंगा और लोथल से क्या मिला है? अग्निकुंड। ठीक है, जहां पर यज्ञ किया जाता होगा ऐसा लोगों ने सोचा है। आइए कुछ यहाँ पर फिगर देखते हैं। यहाँ पर फिगर है एक बहुत सुंदर सा फिगर बनाया गया है, ये रहा। तो यहाँ देखिए कहाँ कहाँ है। ये भारत वाला मैप है, जब इसको मिलाइएगा सही से तो ये भारत का मैप पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कालीबंगा है। ठीक है, कालीबंगा है जो राजस्थान में, राखीगढ़ी है हरियाणा में, हड़प्पा है अभी वर्तमान पाकिस्तान में है, रावी नदी के पास है। ठीक है, ये रावी नदी है, ये चेनाब है, ये झेलम नदी है। जबकि ये सिंधु नदी है। मोहनजोदाड़ो है यहाँ पर, सुतकाको है ये बलूचिस्तान में है, धौलावीरा है, सुरकोटदा है, लोथल है, ये सब के सब कहाँ है? आपको गुजरात में। ठीक है, आज वर्तमान में ये चंदुदड़ो है, गामेरी वाला है। ये सब चीज़ें कुछ पॉइंट है, आपको याद रखिए। ये अरब सागर वाला क्षेत्र है। तो ये सब मैं जगह इसलिए दिखाया था आपको ध्यान रखिए कि सब कहाँ है। यहाँ से बात करेंगे नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ। ठीक है, ये वेस्ट हुआ, ये ईस्ट हुआ। चलिए आगे हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। यही रहा आपका स्विमिंग पूल। देख रहे हैं यहाँ पर मैंने समझाया, ये बनाया गया है ऐसे। ठीक है, ये वाला नहाने के लिए बनाया गया है, ये वाला पॉइंट। और यहाँ से एक तरफ से इधर से सीढ़ियाँ है और एक तरफ शायद इधर से सीढ़ियाँ है। ये देखिए ये सीढ़ी है, ये दोनों सीढ़ी है। बाकी इसके चारों तरफ यहाँ भी घर है, यहाँ भी रूम है, कमरा बनाया गया, इधर भी है इधर भी कमरा है। कितना खूबसूरती से बनाएगा। सोचिए कब की बात चल रहा है? 4700 साल पहले का। इस समय ऐसे ऐसे खूबसूरती काम होते थे, ईंट इतनी मजबूत होते थे ताकि आज भी इसको पाया जा सकता है। सोचिए। अब आइए हम लोग देखते हैं उस समय जब भवन और नाले, यानी भवन का मतलब घर, नाले का मतलब नाली जो आप जानते हैं, और सड़क का मतलब रोड, ये सब चीज कैसे थे उसको हम लोग समझते हैं। तो इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिल, कैसे मंजिल? एक या दो मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे होते थे।
मतलब रूम होता था, जो आंगन है उसके चारों तरफ रूम हुआ करते होंगे, होते थे, ठीक है। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर, जैसे आज आपके लिए पूरे घर में एक बाथरूम अलग सा होता, उस समय भी ऐसा लोग थे कि उन लोगों के लिए अलग एक स्नान घर था। और कुछ घरों में कुएं भी थे, कुछ घरों में क्या थे, कुएं भी थे। तो आप इस बात को ध्यान रखिए, 1 या 2 मंजिल के घर होते थे, चारों घर के कमरे होते थे, चारों किनारे अलग स्नानागार होता था, स्नानाघर, और कुछ कुएं भी होते थे। कई घरों में ढके हुए नाले होते थे। ढके हुए नाले जो आज के डेट में आप देखते हैं कि आपके घर में भी जो नाली जा रहा है उसको ढक दिया गया होगा, उस समय भी ऐसे ही नाले होते थे कुछ घरों में। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। जैसे आज की डेट में सीधी लाइन में नाला बनाया जाता है, वैसे ही उस समय भी बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी। हल्की ढलान, बिल्कुल सही बात है। अगर हल्की ढलान नहीं होगा तो नाली के पानी कैसे आएगा? ऐसे सीधा कर दीजिएगा तो नाली थोड़ी फ्लो होगा। तो आपको हल्की सी ढलान, ऐसे से अलावा ऐसे थोड़ी सी करना आपको सही रहेगा। ये नाली का सही पोजीशन है, जबकि ये सही नहीं है। हल्की ढलान होती थी, ताकि क्यों ऐसा? ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों में नालियों को सड़क की नालियों से जोड़ दिया जाता था। बिल्कुल हाल फिलहाल जो हम लोग का चल रहा है वर्तमान में, बिल्कुल ऐसा ही आज भी अगर देखा जाए तो हम लोगों को घर के नालियाँ जो अपने किचन बाथरूम सबका नालियाँ जो मिलती है, उसको कहाँ जोड़ा जाता है? रोड के नाली से, ताकि वो रोड के नाली पूरे के पूरे लेकर कहाँ चला जाए? किसी नहर नाले में जाके गिरा दे। तो घर के नालियाँ को जोड़ दो पहले रोड के नाली से, रोड के नाली और कहीं लेके चला जाएगा, ठीक है। जो बाद में बड़े नालों में कहाँ मिल जाता है? बड़े नालों में मिल जाता है। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाया जाता था। देखिए मेन होल आज भी आप रोड पे जब चल रहे होंगे देखे होंगे कि एक चक्का टाइप का गोला सा ऐसा बना हुआ है रोड पे, ढका हुआ। जैसे इसको आप कवरिंग इसको बाहर निकालते हैं तो ये खाली हो जाएगा, इसको हम मेन होल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मेन होल। इसका काम क्या होता है? इसका काम यही होता है कि जब नाला का सफाई करना हो तो इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसको मेन होल कहा जाता है, जो बड़े बड़े ऐसे बना रहता है, थाली टाइप का कह सकते हो समझने के लिए। नेक्स्ट में आइए, जिनमें इनकी देखभाल और सफाई की जाती थी। मेन होल बनाने का मतलब ये हुआ कि देखभाल और सफाई करने के लिए होता था। घर, नाले और सड़कें निर्माण योजनाबद्ध तरीके से की जाती थी। देखो कितना अच्छी बात है कि उस समय घर का निर्माण योजनाबद्ध से, एक योजना का मतलब एक पार्टली एक डिजाइन होता था, उस टाइप से इसको घर और नाला और सड़कें का निर्माण किया जाता था। जैसा कि आज आप देख सकते हैं, आप अपने घर को एक डिजाइन से एक योजना बनाकर एक सोच समझ कर उसको तैयार करते हैं, उस समय भी ऐसा हुआ करता था, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है आपके लिए, यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? तो चैप्टर नंबर जो 3 आप नहीं पढ़े होंगे उसको जाइए पढ़िए, चैप्टर 2 को भी पढ़िए और चैप्टर 3 को फर्स्ट को भी पढ़िए। ये तीनों को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि चैप्टर 4 में ऐसा इस समय क्या बदलाव हुआ जो हमको चैप्टर 4 तक हम चले आए, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं इस टॉपिक को, नगरीय जीवन। जितनी हम आपको बात बताएं लगभग ये नगर को इंडिकेट कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि लोग उस समय शहरी जीवन जी रहे थे। नलियों को सुदृढ़ व्यवस्था, घर में ईंट, पक्की ईंट, 1-2 मंजिल होना, मतलब ये नगर ही नगर जैसा लग रहा है। तो आइए देखते हैं इसमें हड़प्पा के नगर में बड़ी हलचल रहा करती होगी। इनका कहना ये है कि जब ऐसी-ऐसी सुविधा होगी तो हड़प्पा के जो नगर होंगे उसमें बहुत हलचल हुआ होगा, यानी माहौल पूरा बना रहता होगा खुशहाली का, बहुत लोग होते होंगे। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे हुए रहते होंगे। मतलब इनका कहना है, इन लोगों का कहना है कि जो पुरातत्वविद है, इन लोग सोचा कि ऐसे नगर हुआ करते होंगे, जैसे इमारतें हुआ करते होंगे, मतलब बनाते होंगे, जिसको जुटे रहते होंगे। सिंपल सी बात है, इतना दिमाग नहीं लगाना है। आप ये समझिए कि जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते होंगे, कुछ लोग ऐसे होते होंगे उस समय जो बड़े-बड़े इमारत बनाने में जुटे रहते होंगे ताकि और खूबसूरत इमारत बने, और खूबसूरत इमारत बने, तो कुछ लोग ऐसे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये संभवतः यहाँ के शासक थे। जो लोग अच्छे-अच्छे इमारत बनाने के सोचते होंगे, संभवतः ऐसा लग रहा है कि वहाँ के उस समय शासक होंगे, शासक मतलब राजा-वाजा होंगे, ताकि सोचते होंगे कि और घर अच्छा बने। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर-दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मँगवाते थे, ठीक है। मतलब संभव यहाँ तक भी है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर-दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मँगवाते थे। जब घर बनाने की बारी आए, तो घर बनाने में आप सोचते हैं ना सीमेंट ये लगे, ये वाला पेंट किया जाए, तो ऐसा ही उस समय भी घर को सुदृढ़ यानी समृद्ध और अच्छा देखने के लिए, खूबसूरत सुंदर दिखने के लिए लोग सोचता होगा कि चीज़ें बहुत दूर-दराज से मँगाओ ताकि और सुंदर बने। तो वहाँ लोग सामान मटेरियल लाने के लिए, घर बनाने के लिए दूर-दराज की सफ़र करते होंगे। ऐसा संभवतः ऐसा लगता है कि शासक से मँगाया जाता था। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने-चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। मनकों का मतलब हमने बताया था आपको, ज्वेलरी, जो नॉर्मली लेडीज़ लोग, जेंट्स लोग उस समय गले-वले में पहनता था। मनका का मतलब, ठीक है, जिसको मंगलसूत्र टाइप का ऐसा देख सकते हैं, उसको मनका कहते हैं। जिसको तथा सोने और चांदी के आभूषण जैसी कीमती चीज़ उस समय शासक यानी राजा लोग अपने पास रखते होंगे, ऐसा लगता है, ठीक है। इन नगरों में लिपिक भी होते थे। क्या होते थे? लिपिक। ध्यान रखिए, लिपिक का मतलब क्या होता है? जो लिखने वाले होते हैं, जो मुहरों
पर तो लिखते ही थे, और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। सिंपल सी बात है, लिपिक। लिपिक का मतलब ये होता है कि ऐसा व्यक्ति जो स्क्रिप्ट लिखता हो, यानी लिखने वाला व्यक्ति। तो इनका कहना है कि ये मोहर पे भी लिखता होगा और अन्य जगह भी लिखता होगा, जो आज बच नहीं पाया है कि क्या लिखा होगा। अगर होता तो पूरा सही से जानकारी मिलता कि हड़प्पा में एक्चुअली जीवन दशा क्या थी। नेक्स्ट में आइए, ये कुछ आप हड़प्पा का पॉइंट देख रहे होंगे, ये वाला है ना, ये वाला देख रहे होंगे कि ये घर का नालिया कैसे बनाया गया, कितनी सुंदर नालिया बनाया गया। ठीक है, पत्थर है, पत्थर का ईंट है एकदम बिल्कुल सा। ये देखिए, ये आपको कुआं है, एक कुआं है। ठीक है, इसी से पानी स्नानागार में भरा जाता था, जो स्नानागार था। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार भी हुआ करते थे, शिल्पकार। ठीक है, स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते थे। जो चित्रकारी करते हैं उसको मेनली शिल्पकार कहा जाता है। चित्रकार मतलब वो घर पे जो किया जाता है उसको शिल्पकार कहा जाता है। ठीक है, तो लगभग ये उद्योग स्थल और अन्य जगहों पर ऐसी ऐसी चीजें बनाया करते होंगे। लोग लंबी यात्रा भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे। जब लंबी यात्रा करते होंगे तो वहां पे जो जो उपयोग करने वाला वस्तु होता होगा उसको लोग वहां से उठाकर लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। सुदूर का मतलब जो दूर देश में जाते थे, वो दूर दूर देशों में जाते थे, वहां से किस्सा और कहानियां लेकर आते थे, कुछ सामान लेकर आते थे और किस्से कहानियां बच्चों को सुनाते थे। और खास करके खिलौने भी लाते थे वो लोग, और मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं वहां से। ठीक है, मिट्टी के खिलौने मिले हैं ताकि वहां के बच्चे भी खेलते होंगे, ऐसा सोचा गया है। नेक्स्ट में आइए, यहाँ एक क्वेश्चन आपके लिए फिर। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाइए आप। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांवों में रहते थे? मेहरगढ़ आपको याद होना चाहिए, आरंभिक जीवन यहीं से चालू हुआ था। ठीक है, 8,000 साल पहले की बात है। आइए इसमें देखते हैं इसमें क्या पॉइंट है। यहाँ पर कह रहा है सबसे ऊपर में जो आप देखे थे एक सड़क जो बना हुआ था, वो कुआं जो नीचे बना हुआ है, तो आपको मैं बता दूं ये क्या है। ये रहा, ये आपको है हड़प्पा का। ये कहाँ का है? हड़प्पा का है, मोहनजोदाड़ो का है। ये कहाँ का है? मोहनजोदाड़ो का है। जबकि कुआं जो है ये कहाँ का है? ये हड़प्पा का है। ये वाला कुआं आपका हड़प्पा का है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसमें वही बात लिखा हुआ है। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है कि ये सब चीज़ें क्या है, ये जो आपको दिख रहा है, ये सब चीज़ें पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। दाईं और नीचे मिट्टी का खिलौने, ये सब खिलौने हैं। ठीक है, ये मिट्टी का खिलौने जो पढ़ने की बात हमने बताया था आपको, एक्चुअली ये नहीं है, ये वाला है। ये वाला जो लिपि है मैंने पहले से इस पर लिख रखा था, ये वाला। इसको लोग पढ़ने की बहुत कोशिश किया है, लेकिन अभी तक फाइनली पता नहीं चल पाया ये है क्या एक्चुअली। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इसकी बात करें, बात रही है तो एक खिलौना है। मिट्टी के खिलौने होते थे ताकि बच्चे खेल पाए उसमें। आइए यहाँ पर देखते हैं नगर और नए शिल्प। तो आइए अब कुछ ऐसी चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं जो हड़प्पा के नगर से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये बात का याद रखिएगा, हड़प्पा नगर से प्राप्त हुई है। तो पुरातत्वविदों को चीज़ें वहाँ मिली है। इनमें अधिकतर पत्थर मिला है, शंख मिला है, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुएं भी बनाई गई थी। कहा जाता है कि तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तांबे और कांसे से, और सोने और चांदी से गहने बनाए जाते थे। सोने चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके हैं, बाट है और फलक है। अब ये आपको सोचना है, बाट और फलक आप अपने में जाके सर्च कर लीजिएगा। ऐसे मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं बाट क्या है। ये है आपका बाट। ठीक है, यहाँ पर बाट है, इसे मैं बता दूंगा थोड़ा देर बाद, आप ध्यान समझिए। इसको बाट हम कहते हैं, ये बाट है। ठीक है, ये मनके है, जो गहने आप दिख रहे हैं ये मनके हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि पत्थर के ऊपर में जो दिखाया गया ये वाला पॉइंट, तो पत्थर के बाट देखिए, इसी को कहते हैं। कितने ध्यान से और आकर्षक उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। कितना सुंदर बनाया गया इस बाट को, है ना। इन्हें चट पत्थर से बनाया जाता है। देखो यहाँ पर एक पॉइंट को आप याद रख सकते हैं, बाट को किस पत्थर से बनाया जाता है? तो चट पत्थर से। ठीक है, इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया था। जैसे आप आज की डेट में वेट देखते हैं करने के लिए बटखारा का यूज जो करते हैं, 1 केजी 2 केजी, उस समय इसको बनाया जाता था। ऐसा माना गया है कि ये बहुमूल्य पत्थर को तौलने के लिए यूज किया जाता था, कि ये वाला छोटा बाट, ये वाला बड़ा बाट। ठीक है, ये किससे बनाया जाता था? चट पत्थर से। आप इतना ध्यान रखें चट पत्थर क्या होता है, बस इतना ध्यान रखें कि चट पत्थर से बनाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, यहाँ पर ये रहा आपका कुछ मनके का मतलब एक गहने हुआ, इसको हम फलक कहते हैं। ये पॉइंट एक फलक है, ये मनके का मतलब घन है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट को कार्नेलिया पत्थर से बनाया गया था। ये देखिए जो मध्य में है ये वाला पॉइंट,
कह रहा है कि इनमें से कई कार्निलियन पत्थर, कौन सा पत्थर से बनाया गया है? कार्निलियन पत्थर से बनाए गए थे। पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए जाते थे। ये जो मनके हैं ये पत्थरों को काट कर तराश के बनाया जाता था। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। छोटे छोटे जो ये बनाया गया है, ये वाला, ये जो देख रहे हैं यहाँ से लेकर ये वाला पॉइंट, ये पूरे लंबे वाला ये वाला, तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट जो देख रहे हैं, इसको काट कर और इसमें छोटे छोटे छिद्र बनाया गया था, होल, ताकि इसमें क्या किया जाए? धागा को पुराया जाए। ठीक है, मध्य वाली बात कर रहा था। जबकि लास्ट वाला बात करिएगा, देखिए यहाँ पर क्या है? धराधार फलक है, कढ़ाईदार वस्त्र है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के पत्थर से मूर्ति पूजा कर मोहनजोदड़ो से मिली है। चलिए इसको बाद में देखते हैं। ये वाला पॉइंट के बारे में बात कर रहा था। ये जो पॉइंट है देख रहे हैं, यहाँ एकदम कढ़ाई किया हो गया है इसके वस्त्र पर, इस वस्त्र पे कढ़ाई किया गया है। ये है मोहनजोदड़ो से पाया गया। ये कहाँ से पाया गया? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, ये मोहनजोदड़ो से पाया गया, इस पर कढ़ाई किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। किसका मोहर बनाते थे? पत्थर का मोहर बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः कैसा मोहर होता था? आयताकार। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, मोहर कैसे होते थे? आयताकार। इस आयताकार मोहर पे किसका चित्र होता था? तो जानवर के चित्र मिलते थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, काले रंग, ब्लैक कलर का डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। यानी मिट्टी होता था रेड कलर का मिट्टी होता था। ठीक है, ये रेड कलर का मिट्टी हुआ, रेड कलर का, इसी पर डिजाइन ब्लैक कलर का किया जाता था। जो डिजाइनिंग होता था इसमें ब्लैक कलर का होता था, ब्लैक कलर का डिजाइनिंग होता था। ठीक है, बहुत खूबसूरत बर्तन बनाते थे उस समय के लोग। तो आप याद रखिएगा, रंग डिजाइन के लिए काला, जबकि मिट्टी कैसा? लाल, मतलब उसमें बर्तन लाल। तो अब देखिए अध्याय 3 में आप जिन गांवों के बारे में पढ़े थे, क्या वह भी धातु का उपयोग होता था वहां भी? इसको आप लिखिए, क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? तो आप जाके वहां देखिए चैप्टर नंबर 3, फिर उसके बाद इस पे आकर क्वेश्चन को लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, संभवतः यहाँ पर लिखा हुआ है 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। कहाँ की बात कर रहा है? मेहरगढ़। मोहनजोदाड़ो से कपड़े के टुकड़े का अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेंस, फेंस याद रखिए, फेंस मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। फेंस से बनी तकलिया सूत कताई का संकेत देती है। आप इसमें से याद क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहली बात, खेती होती थी 7000 साल पहले मेहरगढ़ में। ठीक है, मोहनजोदाड़ो से क्या मिला है? तो कपड़े के टुकड़े मिले हैं मेहरगढ़ से, मेहरगढ़ के मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, और क्या मिला है आपको? तो यहाँ से देखिए एक और वर्ड दिया हुआ था, मोहनजोदाड़ो से क्या मिला है आपको? कपड़े के टुकड़े मिले हैं, चांदी के फूलनदान मिले हैं, चांदी के फूलनदान भी मिले हैं। कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, तांबे की वस्तुएं भी मिली है, तांबे की वस्तु भी मिली है कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। तकलिया सूत कताई के संकेत देती है। फेंस भी, पक्की मीट तथा फेंस भी मिला है, पक्की मीट भी मिला है यहाँ से, पक्की मीट कर रहे हैं, पक्की मिट्टी कहाँ से मिला है? मोहनजोदाड़ो से। और क्या मिला है? फेंस भी मिला है मोहनजोदाड़ो से। तो क्या क्या मिला हम लोग देखते हैं। फेंस मिला है मोहनजोदाड़ो से, पक्की मिट्टी मिला है मोहनजोदाड़ो से, तांबा की वस्तुएं मिला है, चांदी के फूलनदान मिला है, कपड़े के टुकड़े मिले हैं। इस सब के सब कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदाड़ो से। जबकि मेहरगढ़ से 7000 साल पहले खेती होती थी इस बात का, कपास की खेती। किसका खेती? कपास का खेती। इस बात का याद रखिएगा, मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, आइए यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, फेंस क्या होता है? तो फेंस के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। यहाँ पर वे पात्र जो घिसी रेत यानी बालू तथा रंगीन चिपचिपा पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ को रखने के लिए बनाया गया हो, मोहनजोदाड़ो से हड़प्पा से। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि बालू यानी चिपचिपा पदार्थ को, मिश्रण को पकाकर, कुछ चीजें को पका दीजिए। अब पकाने के बाद उसको रखने के लिए एक पात्र चाहिए आपको। ये पात्र जो बने हुए हैं इसको फेंस से बनाना पड़ता है। किससे बनता होता था? फेंस से। अब इसमें क्या कहा? तो ये बालू का रेत होना चाहिए, बालू। ठीक है, चिपचिपा रंगीन पदार्थ इसमें डालिए तब भी इसको कुछ नहीं होगा। ये वाली चीज को फेंस बोलते हैं। फेंस के बारे में भी जस्ट पढ़ेंगे थोड़ा देर बाद पढ़ेंगे। ठीक है, आइए यहाँ पर देखते हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ का मतलब क्या? उस समय के जो जानकार होते थे वही लोग इसका निर्माण करते थे। हड़प्पा संस्कृति में, मोहनजोदाड़ो में, लोथल में जो हर चीज का बहुत अच्छा जानकार होते थे वही लोग इसका निर्माण करते थे। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, उसको हम विशेषज्ञ कहते हैं। जैसे पत्थर तराशने के लिए एक अलग ही व्यक्ति, एक्सपीरियंस होल्डर होना चाहिए।
मनके को चमकाने वाला, जैसे आज के डेट में सोनार देखते हैं, सोना चांदी की दुकान पे जो वहाँ आपका सोने को चमका देगा, यानी आपके गहने को। फिर मुहर पर पच्चीकारी, यानी मुहर पे जो लिखवाया जाता है, जैसे आपका कहीं आप जाइएगा तो वहाँ पर थंब मारा जाता है, मुहर मारा जाता है, उस पर लिखा हुआ रहता है, तो उसी को कहते हैं, जहाँ पर लिखवाते हैं स्क्रिप्ट लिखवाते हैं मुहर पर, उसको पच्चीकारी कहते हैं। उसके लिए एक्सपीरियंस आदमी को चाहिए, ठीक है। मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया, तो ये सोचिए, मूर्ति, सुंदर मूर्ति कौन बना सकता है? जो अच्छे विशेषज्ञ होंगे मूर्ति के बारे में, तो ऐसे लोग उस समय। और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई जाती है, जो मूर्ति बनाया जाता था उसमें उसका दाढ़ी बहुत सुंदर से दर्शाया जाता था, ताकि आपको पता नहीं चल पाएगा कि ये अनुभवी आदमी अनएक्सपीरियंट है, यानी पूरे एक्सपीरियंस होल्डर आदमी, विशेषज्ञ लोग उस समय मूर्ति भी बनाते थे। यह किसी विशेष विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। इतने सुंदर मूर्ति बनाना, मतलब ऐसे व्यक्ति कभी नहीं बना सकता जो एक्सपीरियंस ना हो उसको, यानी उस विषय में उसको प्रशिक्षण यानी शिक्षा नहीं लिया हो। इसका मतलब शिक्षित व्यक्ति यानी एजुकेटेड व्यक्ति उस क्षेत्र का मूर्ति बनाता होगा, तभी जाके इतनी अच्छी मूर्ति बन सकती होगी। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था, जैसा कि आज आप भी देख सकते हैं, सब कोई डॉक्टर नहीं हो सकता है, सब कोई चीज फाड़ नहीं कर सकता, सब कोई मूर्ति नहीं बना सकता है, ऐसा उस समय भी हुआ करता होगा। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे काम में प्रशिक्षण हासिल करते थे, यानी उस समय यह नहीं पता था क्या मूर्ति वूर्ति सिर्फ पुरुष ही बनाते थे, या फिर महिलाएं, या केवल महिलाएं, या केवल पुरुष बनाते थे, या केवल महिलाएं, ऐसा पता नहीं चला है। शायद ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि कुछ पुरुष और कुछ महिलाएं, यानी दोनों दक्ष थे, दक्ष मतलब काबिल थे उस लायक मूर्ति बनाने के लिए, ठीक है। तो मतलब दक्ष थे मतलब काबिल थे, पुरुष भी बना सकते थे, महिला भी, ऐसा उन लोगों का अनुमान है, ठीक है। उन लोगों का मतलब किसका? तो जो पुरातत्वविद हो, ठीक है, जो वस्तुओं को देखकर उस पर अध्ययन करता हो। फियंस जो जस्ट हम लोग इसके बारे में बोले थे आपको बताएं, यही है। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। पत्थर और शंख जो होता है प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। जैसे पत्थर आपको हिमालय क्षेत्र में मिल जाएगा, शंख आपको समुद्र के क्षेत्र में मिल जाएगा। लेकिन फियंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फियंस इज आर्टिफिशियल, नॉट नेचुरल। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि फियंस जो है इसको कृत्रिम रूप से तैयार किया जा सकता है। कैसे? तो बालू या स्फटिक यानी स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तु बनाई जाती थी। किन से वस्तु बनाई जाती थी? तो बालू स्फटिक, यानी इसको कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं बढ़िया से, बालू प्लस स्फटिक, ये दोनों पत्थरों के चूर्ण को, यानी दोनों के धूर को मिलाने के बाद छोटी छोटी टुकड़े को मिलाकर इसको निर्माण किया जाता था, ठीक है। इसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। जो ये निर्माण हो जाता था तो इस पे एक चिकनी परत चढ़ाया जाता था, इस पे एक चिकनी परत चढ़ाया जाता था। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। इस चिकनी परत के जो रंग होते थे एक नीले हो सकते थे और या तो समुद्री हरा हो सकता था, ठीक है। तो इसी को फियंस कहते हैं। प्राय अगर बात करेंगे तो फियंस से मन के, यानी जो गहने, चूड़िया, बाले, मतलब जो हाथ में पहनने वाले बाला होता है उसका, या बर्तन बनाए जाते थे। इस बात को आप ध्यान रखिए, मनके से ये चीजें बनाया जाता है, फियंस से ये चीजें बनाया जाता है। फियंस कैसे? बालू स्फटिक को मिलाकर जो पत्थर के चूर्ण है उस पे किस चीज का पेंट करते थे? नीला और हरा को, उसके बाद इसका निर्माण किया जाता है फियंस का, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं। आइए कच्चे माल की खोज, कच्चे माल की खोज देखते हैं। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं कच्चा माल, जो या तो प्राकृतिक में मिलते हैं या फिर किसानों या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। उन पदार्थों को जो प्राकृतिक में या तो मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, या तो नेचुरल मिल जाए या तो उसको क्या करे, किसान उसको उत्पादन करे, उसको कच्चा माल कहते हैं। जैसे लकड़ी नेचुरल पाया जा सकता है, धातु नेचुरल पाया जा सकता है, धातु मतलब मेटल। अयस्क, ओर, जैसे अयस्क का मतलब क्या हुआ? एल्युमिनियम का ओर क्या है? बॉक्साइट, तो बॉक्साइट उसको हम अयस्क कहते हैं, ठीक है। ये प्राकृतिक रूप से उपलब्ध रहते हैं, ये कच्चे माल प्राकृतिक रूप से उपलब्ध रहते हैं। इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती है, जैसे बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाया जाता है, जैसे आप कह सकते हैं आयरन पैराइट, ये सब चीजें बहुत सारे अयस्क हैं। आप जाके केमिस्ट्री में जब हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी के सीरीज तो उसमें बताएंगे। मिसाल के तौर पर किसान द्वारा पैदा किए गए कच्चा कपास कच्चा माल है। कपास क्या है? कच्चा माल है। कपास को ले जाइए, फिर उसके बाद उसको बुनाई कीजिए, फिर उसके कपड़े बनाइए। तो जो पहले जो है कपास, ओरिजिनल कपास, वो नेचुरल, वो जो किसानों के द्वारा उपजाया जा रहा है, वो कपास क्या है? वो भी एक माल है, जिसके बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है, वही कपास है, ठीक है। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहीं मिलती थी। हड़प्पा में ऐसे बहुत सारे लोगों को वहीं पर वो चीज मिल जाती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों को दूर दूर से आयात करते थे। आयात का मतलब क्या होता है?
आयात का मतलब कहीं और से लाते थे। देखिए दो वर्ड आता है, आयात का मतलब लाना और निर्यात का मतलब वहां से पहुंचाना। ठीक है, तो आप ध्यान समझिए, हड़प्पा के लोग बहुत सारी चीजों को अपने आसपास चीजों से पा लेते होंगे, जैसे धान गेहूं ये सब चीजें, बट अगर सोना चांदी या तांबा उंबा की बात होती है वो दूर दूर जाकर लाया कर। जैसे आप पढ़े होंगे राजस्थान खेतड़ी से तांबा का उत्पादन किया जाता था। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति गुजरात में है हड़प्पा के समय, कोई लोथल में है, इसको तांबा चाहिए तो वो जाता होगा कहाँ पे, राजस्थान। तो ऐसे आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो कच्चे माल आप समझ चुके हैं, कच्चे माल को प्राकृतिक भी पाया जा सकता है और किसानों द्वारा उगाया भी जा सकता है। ठीक है, आइए यहाँ पर देखते हैं, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः कहाँ से करते थे। तांबे का देखिए जस्ट मैंने बताया राजस्थान से करते थे, यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबा का आयात किया जाता था। तो दो जगह से, पश्चिम, पश्चिम का मतलब मैंने जस्ट बताया था, ये आपको पश्चिम हुआ। ठीक है, इधर के एशियाई देश, एशिया के जो एशिया कॉन्टिनेंट में जो कंट्री है जिसका नाम ओमान है, क्या है, ओमान, यहाँ से भी तांबा का उत्पादन किया जाता था। ठीक है, तो तांबा का उत्पादन राजस्थान से और ओमान से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली वस्तु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। जब बात करेंगे तांबा के साथ टीन को मिलाया जाता था, तो टीन कहाँ से आता था, तो टीन आता था ईरान और अफगानिस्तान से। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। टीन यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ, लिख क्या देता हूँ, यहाँ लिखा हुआ ऑलरेडी है 18। टीन कहाँ से आता था, तो टीन है ये आता था ईरान से और अफगानिस्तान से, तांबा राजस्थान और ओमान से। ठीक है, और क्या है, सोने का आयात कहाँ से होता था, तो आधुनिक कर्नाटक से होता था। और बहुमूल्य पत्थर का आयात, बहुमूल्य मतलब जो बहुत मतलब हेवी हो, महंगा हो, उसको गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से किया जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है जो लाइन लगा है हम आपको, तो आप याद रखिएगा। तांबा का कहाँ से, तो तांबा राजस्थान ओमान से, जबकि टीन का कहाँ से, तो ईरान और अफगानिस्तान से। और सोना लोग कहाँ से लाते थे, तो कर्नाटक से लाते थे। बहुमूल्य पत्थर कहाँ से लाते थे, तो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से बहुमूल्य पत्थर का निर्यात करते थे, निर्यात नहीं आयात करते थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजें लिखा हुआ है, ये जैसे छोटी सी क्या बनाया गया है, इसको खिलौना है, ये छोटा खिलौना है। ठीक है, ये मुहर, ये मोहर है, ये जो देख रहे हैं ये मोहर है, और खिलौना ऊपर बनाया गया था। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिए, मोहर का उपयोग कैसे होता है, आयात निर्यात के लिए किया जाता था। जैसे मान लीजिए आपको कुछ अपने दिल्ली से सामान मंगाना है, तो दिल्ली से सामान मंगाने के लिए क्या होता है कि उस पर मोहर मारना होता है कि ये कितना है, बिल्टी नंबर क्या है, क्या नहीं है, किसके पास जाएगा, नाम हो। तो उस समय भी मोहर मारा जाता था कोई सामान पर, यहाँ पर मोहर मार दिया जाता था ताकि इस व्यक्ति का ये सामान है और यहाँ जाने वाला है, ताकि उसको कोई चुरा ना सके। ठीक है, तो मोहर का यूज इसलिए भी किया जाता था। चलिए आइए इधर, नगरों में रहने वाले के लिए भोजन, जो लोग नगर यानी शहर में रहते थे उनके लिए भोजन का क्या था उसको पढ़ते हैं। तो लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे, सिंपल सी बात है। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो नगर था, लेकिन ऐसा नहीं कि लोग नगर ही में रहते। जैसे आज भी आप अगर दिल्ली में रहने वाले हैं तो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र गांव भी होंगे, यूपी में अगर लखनऊ है तो उसके आसपास के क्षेत्र गांव भी होंगे, बिहार में अगर पटना है तो पटना के आसपास क्षेत्र गांव भी होंगे। तो इस तरह से उस समय भी ऐसे होंगे कि कुछ नगर होंगे, कुछ गांव भी होंगे जहाँ पे लोग रहते होंगे। तो गांव में रहने वाले वे अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे, जो गांव में रहते थे अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे, चरवाहे का मतलब जो पशु को चराने ले जाते होंगे। तो किसान और चरवाहे ही शहर में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों, दस्तकारों का मतलब जो जॉब करते थे कार्यालय में, खाने के सामान देते थे। इसका मतलब जो शहर में लेखक, राजा, दस्तकार जो काम करते थे, दस्तकार का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ड्यूटी करने वाले, सर्विसमैन जिसको आज कहते हैं, दफ्तर में काम करने वाले, और शासक और लेखक, इन सबको खाना पहुंचाया जाता था। शहर में रहते थे ये लोग, और गांव से कौन पहुंचाता था, मतलब खाने का सामान, तो किसान, चरवाहे, ये सब शहर जाकर इन लोगों को मतलब पहुंचाते थे खाने का सामान। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ फसल पे यानी कुछ पौधों के अवशेष मिले, अवशेष मतलब पुराने चीज मिले हैं, जिससे हम उस पर सर्च कर सकते हैं। तो पता चला कि हड़प्पा के जो लोग हैं गेहूं खाते थे, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों, ये सब के सब उगाते थे, इतनी नॉलेज थी उनके पास। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, जुताई के जो जमीन है, जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग करते थे। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, किसका प्रयोग करते थे, हल का प्रयोग। तो हल का प्रयोग याद रखिएगा उस समय के लोग करते थे जुताई के लिए। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बचे हैं, ऐसे हल नहीं बचे हैं, ठीक है, हड़प्पा काल के, क्योंकि ये प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे। मतलब किससे बनाए जाते, लकड़ी से तो नहीं बचे हुए हैं, लेकिन हल के आकार के खिलौना जरूर मिला है, हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी,
जो क्षेत्र है उस समय हड़प्पा क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए, सिंचाई का मतलब उसको पटाने वटाने के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। सिंचाई का मतलब जैसे कोई फसल आप लगाए हैं इस एरिया में, तो इसमें जो पानी वानी डालते हैं समय समय से, इसको सिंचाई कहते हैं, ठीक है, सिंचाई व्यवस्था कहते हैं। तो सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाई होगी। अब जैसे आज क्या है कि आप बोरिंग चालू कर देते हैं और एक उसमें क्या लगा देते हैं, पाइप लगा देते हैं और चारों तरफ पानी पटा देते हैं खेत में, जबकि उस समय भी लोग कोई ना कोई उपाय लगाए होंगे लोग, ठीक है। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा। संचय का मतलब उसको सुरक्षित, पानी को सुरक्षित रखना। मान लीजिए कोई एक जगह है इतना बड़ा, इसमें क्या लोग करता होगा कि पानी रखता होगा ताकि जब सुखाड़ पड़े तो इस जगह का पानी को हम यूज कर सके जमीन के लिए, जमीन में पानी डालने के लिए। जैसे आजकल नहर में पानी को बचा के रखा जाता है, जब खेत को पटाना हो तो इस पानी को यूज करते होंगे। तो उस समय लोग संचय करता होगा। संचय का मतलब संचित, मतलब बचाना, पानी को बचा के रखता होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती है। सिंचाई का मतलब फसल में पानी डाल दिया जाता होगा, ठीक है। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी पालते थे, ये सब पालते थे। बस्तियां के आसपास तालाब और चरगाह थे। जो बस्ती थी उस समय, बस्ती का मतलब होता है कि जहाँ लोग रहते होंगे, तो बस्ती के आसपास तालाब, चरगाह होते थे। जैसे मान लीजिए यह बस्ती है जहाँ पर लोग रह रहे हैं, तो इसके आसपास कहीं पर चरगाह है जहाँ पर गाय भैंस जाकर इसको चर सके, यहाँ पर घास का व्यवस्था हो। तालाब होता था जहाँ पर पानी पीने के लिए जानवर चला जाए तालाब में, ठीक है, या नहाने वहाने के लिए लोग इसको तालाब को यूज कर सके, ऐसी व्यवस्था होती थी वह उस समय। लेकिन सूखे महीने में जब बात करेंगे, जब पानी हुआ तब तो ठीक, लेकिन जब महीना सूखने का हो पानी का, तो मवेशी के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक जाना होता होगा। जैसे ये क्षेत्र है और यहाँ पर मान लीजिए पानी खत्म हो गया, पानी खत्म का मतलब यहाँ का तालाब वलाब नदी वदी सूख गया, तो यहाँ से मवेशी, मवेशी का मतलब जो जानवर वानवर पालते थे लोग उसको मवेशी कहते हैं। तो मवेशी क्या हुआ, जैसे चार पैर वाला जिसको जानवर पालना हो तो उसको मवेशी कहते हैं। ये जानवरों को झुंड को लेकर इस जगह से दूसरे जगह जाते होंगे, ऐसा जगह जहाँ पर नदी सूखा न हो और यहाँ आसानी से वो लोग पानी अपने जानवरों को पिला सके। ये सब कहानी था, ठीक है। तो यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम, मनके बनाने का काम होता था, संभवतः मनके बनाने का काम होता था। इमारत मिली है, ठीक है। पत्थर के टुकड़े, अधबने मन के, अधबने मतलब आधा ही मन का बना हुआ है, मतलब कोई भी आधा ही गहना बना हुआ है। मन के बनाने वाले उपकरण, जैसे गहना जिस चीज से बनाया जाता है उसका उपकरण, उपकरण का मतलब उसका मशीन भी मिला है। और तैयार मन के भी यहाँ से मिले हैं। कुछ मन के ऐसे मिले हैं जो पूरा नहीं बने हैं, कुछ मिले हैं जो पूरा बन चुके हैं, और कुछ मनके का बनाने का उपकरण, उपकरण का मतलब उसका सामान बनाने का विधि, जो सामान होता है जिससे बनाया जाता है वो भी मिला है यहाँ से। एक नगर इमारत मिली है, वहां से मिला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है मुद्रा या मुहर, ठीक है। इसका मतलब क्या यहाँ कहना चाह रहा है, मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी। तो मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। जैसे आज आप किसी भी सामान को, मान लीजिए सामान को इस जगह से इस जगह को भेजना है, इस सामान को, तो आप इस पे क्या करते हैं, मुहर मारते हैं ताकि ये मेरा सामान है। तो उस समय लोग गीली मिट्टी को बनाकर इस पे मुहर चिपकाते थे ताकि ये पता चले कि उनको एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजने में दिक्कत ना हो, और बाद में पता चले कि ये छाप मुहरबंदी किसका है। तो इसी को हम मुहरबंदी कहते थे, यानी कोई सामान को पैक करके और उस पर मुहर मार देना, उसको मुहरबंदी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। जो मुहर का छाप मारते थे आप यहाँ पर, इसको मुहरबंदी कहा जाता है, ठीक है। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती है, तो मान लीजिए अगर पता चला कि जिसने मुहर को तोड़ा नहीं है या सील टूटा नहीं है, जैसे आप कभी एग्जाम देने जाइएगा तो देखिएगा सील तोड़ने के लिए बोलता है, सील पैक आता है पेपर आपका। अगर सील टूटा नहीं है तो इससे साबित है कि उस पेपर को किसी ने देखा नहीं है। अगर टूटा हुआ है तो इससे पता ये चलता है कि इसके साथ छेड़छाड़ हुई है। अगर सील टूटी हुई यानी छाप टूटी नहीं होती है तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। देखिए कितने बुद्धिमान लोग थे लोग उस समय की बात, कब की बात, 4700 साल पहले की बात चल रही है, उस समय ये सब ज्ञान था। तो आप बताइए आज के बात में कि आज मोहरों का प्रयोग होता है, तो बिल्कुल होता है। पता लगाइए कि मोहरों का उपयोग किस लिए किया जाता है आज की डेट में, ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग सभ्यता का अंत। ये सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इसको समझते हैं थोड़ा सा कि भाई हड़प्पा सभ्यता जब इतना सुंदर सभ्यता था, सडनली इसका अंत कैसे हो गया, कैसे पता चलेगा। तो आइए हम लोग समझते हैं सभ्यता का अंत। लगभग 39 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ना चालू किया, यानी अचानक से सडनली पता चला कि इन नगरों को छोड़ना लोग चालू कर दिया। जैसे में जो कोरोना टाइम आया था, तो सोचिए जो चीन में लोग रह रहे हैं, चाहे जो शहर में लोग रह रहे हैं, अचानक से छोड़ना चालू कर दिए। इसमें लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। जैसे लेखन, मुहर, बाटों का प्रयोग सडनली बंद हो गया। दूर दराज से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया, जो दूर से माल आता था उसका कम हो गया आना।
मोहनजोदाड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। सोचिए, जो रोड था मोहनजोदाड़ो का, वहां पर कचरे का ढेर सा बनने लगा, बहुत सारा इकट्ठा होने लगा कचरा। जल निकासी का प्रणाली नष्ट हो गई। जो जल अच्छे से निकल रहे थे बाहर नाली में, उसका प्रणाली क्या है, प्रणाली मतलब उसको व्यवस्थित ढंग से जो किया गया था वो बिल्कुल खराब हो गया। सड़कों पर ही झुगनी नुमा घर बनाए जाने लगे। झुगनी नुमा मतलब झोपड़ी बनाना चालू हो गया सड़कों पर। तो इस टाइप से अव्यवस्थित टाइप का होने लगा पूरे के पूरे सिस्टम सडनली। यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं आज तक। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी। ऐसा पता नहीं क्या हुआ, लेकिन कुछ विद्वान ऐसे कहते हैं कि उस समय नदियाँ सूख गई। अन्य लोग ऐसे भी कहते हैं कि जंगलों का विनाश हो गया था, जो जंगल थे वो सब खत्म हो गए थे। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरतें पूरी नहीं होती होगी, इसके वजह से वो ऐसे करने लगे, झोपड़ी बनाने लगे होंगे। ठीक है, इसी में देखिए नेक्स्ट, ईंट पकाने के लिए ईंधन जरूरत पड़ती नहीं थी। इसके अलावा मवेशी के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। जो मवेशी, जो लोग अपने जानवरों को लेकर घास खिलाने के लिए जाते थे मैदान में, सडनली हो सकता है कि वो मैदान पूरी तरह से नष्ट हो गया हो, समाप्त हो गया होगा। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया। जैसा कि मान लीजिए, जैसा कि यहाँ लिखा भी होगा, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। जैसे मान लीजिए भारत में कोई तकलीफ होता है तो ठीक है, समझ में आता है कि कोई एक पार्टिकुलर जगह खत्म हो रहा है। जैसे मान लीजिए ये जगह है, यहाँ पर सारी समस्या आती है, सारी समस्या मान लीजिए अगर यहाँ पर आती है तो हो सकता है ये चीज़ें खत्म हो जाए, ये जगह पूरी की पूरी तहस नहस हो जाए। लेकिन जरूरी थोड़ी नहीं कि पूरे के पूरे जगह में से, इतने जगह में से ये वाला जगह खत्म हो गया तो ये भी जगह खत्म हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। लेकिन देखा गया कि पूरी की पूरी जगह ही खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर और एक पॉइंट देखिए, ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। ऐसा कुछ लोग का कहना है कि राजा जो नियंत्रण करता था प्रजा पे, लगता है वो समाप्त हो गया होगा। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। आधुनिक जो पाकिस्तान है वहाँ का सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियां में जाकर बस गए। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पूरब में और दक्षिण के एरिया में जाकर छोटी छोटी झोपड़ी बनाकर बस गए थे। उस पूरे के पूरे बस्ती उजड़ गई थी सिंध और पंजाब का। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। यानी 4700 साल बाद के बाद, 4700 के बाद डायरेक्ट 1400 साल बाद, इसके 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ, जिसको हम लोग अध्याय 6 और 9 में पढ़ेंगे। आइए अन्यत्र देखते हैं। अन्यत्र का मतलब हमने पहले ही बता चुका था। ऐसी घटनाएं दुनिया में और कहीं हो रही है जो भारत में हुआ है। ठीक है, आइए इस पॉइंट को देखते हैं। अपने एटलस में मिस्र को देखें। इजिप्ट, नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। नील नदी, यहाँ पर तो पानी होगा, लेकिन बाकी अगर भाग की बात करें मिस्र का तो वो रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं सोना, चांदी और हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर भेजा करते होंगे। कहना यह है कि मिस्र में यानी इजिप्ट में कोई भी राजा या रानी ये क्या करते होंगे, हीरा जवाहरात या कीमती पत्थर ये सब लाने के लिए लोगों को दूर दूर भेजा करते होंगे। ठीक है, ऐसा देखा गया कब, तो 5000 साल पहले। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए, इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड कहा जाता है। ये जो पॉइंट देख रहे हैं पिरामिड है, इस टाइप के आकार में होता था, इसको हम पिरामिड कहते थे। ये वाला आकार जो देख रहे हैं ये पिरामिड होता है। ठीक है, इस पिरामिड कहते हैं, इसको के नाम से जाना जाता था। जो मकबरे यानी इसमें दफनाया जाता था, इसको पिरामिड कहा जाता था। ठीक है, राजाओं के मरने पर उनके शव को उन्हीं पिरामिड में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। उस समय के राजा जो मिस्र के मरते थे तो इसी पिरामिड में उनको दफनाया जाता था और दफनाकर इसको सुरक्षित रखा जाता था। ठीक है, जिसे मम्मी कहा जाता था। जो कब्र होते थे उस समय जो दफनाया जाता था राजा को, उसको मम्मी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मम्मी। उनके शव के साथ और भी अनेक चीजें दफनाई जाती थी। उनके शव यानी लाश के साथ और चीजें दफनाई जाती थी, जिसे खाने के लिए खदान, पेय पानी के लिए, पीने के लिए, वस्त्र पहनने के लिए, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र कुछ बजाने के लिए, हथियार और जानवर शामिल होते थे। ऐसी चीजें लोग एक साथ उस कब्र में डालते थे उनको दफनाने के समय। कभी कभी शव के साथ साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफनाया जाता था। सोचिए, जो लोग सेवा करता था राजा रानी को, उनको भी देखा गया है कि उनको भी उसके साथ, राजा के साथ दफनाया जाता था इस पिरामिड में, जिसको हम क्या कहते हैं, मम्मी। उस कब्र को मम्मी कहा जाता है। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किए जाते थे। यानी जब लोग मर जाता था उस समय धन दौलत बहुत दिया जाता था उसके साथ मरने के बाद कब्र में रखने के लिए। ठीक है, तो अन्यत्र भी हम लोग पढ़ लिए। यहाँ से आप क्वेश्चन बना सकते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद उन राजाओं को इन चीज़ों की जरूरत पड़ती होगी? तो बिल्कुल से नहीं पड़ती होगी। मरने के बाद क्या पड़ेगा, है ना।
उलों का एक मान्यता था इसलिए पढ़ता होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, कल्पना करिए, इस पॉइंट को आप देखिएगा, आप पढ़िएगा। यहाँ पर इस चैप्टर का एंड होने वाला है, होने वाला क्या है, एक तिथि बचा हुआ, मैं उसको आपको बता दूँ। यहाँ देखिए, नगर दुर्ग हम लोग पढ़ लिए। नगर दुर्ग शासक, लिपिक, मुहर, शिल्पकार, धातु विशेषज्ञ, कच्चा माल, हल, सिंचाई। आप इस सब का वर्ड का मतलब लिख कर जो कमेंट में बताइएगा इस सब का मतलब होता क्या है, ठीक है, डिफिनेशन के रूप में। इसको सुमेल कीजिएगा कि तांबा कहाँ से आता था, ठीक है, टीन कहाँ से आता था, बहुमूल्य पत्थर कहाँ से आता था, सोना कहाँ से आते थे, ये सब बताइएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि तांबा अफगानिस्तान राजस्थान से, सोना कहाँ से, कर्नाटक से, टीन अफगानिस्तान से, बहुमूल्य पत्थर गुजरात से। ये सब चीज़ें कुछ लिख लीजिएगा। आइए हम लोग आपको एक पॉइंट और बता दें कि ये लिखा है कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। मेहरगढ़ में कपास 7,000 साल पहले किया जाता कपास की खेती मेहरगढ़ में, बहुत इंपॉर्टेंट। नगरों का आरंभ 4700 साल पहले हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट। नगरों का आरंभ कब हुआ? हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत 3900 साल पहले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अन्य नगरों का विकास 2500 साल पहले, जो अन्य नगर का विकास हुए थे 2500 साल पहले हुए थे, ठीक है। तो इतना सारा पॉइंट रहा। आप इसका एमसीक्यू जाके सॉल्व कर लीजिएगा, मैं डाल दूंगा। ऐसे 2 नंबर का एमसीक्यू डाला गया है। इस सब जितना आप पढ़ें इस सब का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही लेक्चर आप देखते रहे, प्रीवियस वीडियो का सब लेक्चर देख लीजिए। और यहाँ पर आपका थ्योरी चैप्टर वाइज खत्म हो जा रहा है। चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। यकीन मानिए टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। आप पढ़ने के बाद आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। मैंने आपको टाइम देकर अच्छे से बताया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।